Hello and good morning to all. मैं हूँ प्रशांत and in today's video we are going to discuss the current affairs from the हिंदू. ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आज हमें डिस्कस करनी है. ओके, तो फर्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस और जो कल का आप कह सकते हो ब्रेकिंग न्यूज था, दैट इज सिक्योरिटी ब्रीच इन लोकसभा. ओके, तो इसको हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले एंड देन वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज. वो है दुबई कंसेंसस. सीओपी 28 के कॉन्टेक्स्ट में ये हमें डिस्कस करना है. सीओपी 28 का टॉपिक ऑफकोर्स आपके करंट अफेयर्स के मॉर्निंग क्लासेस में काफी दिन से डिस्कस हो रहा है. ओके, सो उसी का ही कंक्लूजन में जो रिजोल्यूशन यहाँ पास हुआ है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो इंडिया का स्टांस है विथ रिस्पेक्ट टू सीज फायर इन गाजा, वो क्लियर हो चुका है. सो विल डिस्कस दैट आल्सो कि इंडिया जो है इट हैज वोटेड इन फेवर ऑफ इमीडिएट सीज फायर इन गाजा. तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें डिस्कस करना है. इसी के रिलेटेड एक आर्टिकल है इंडिया स्टैंड ऑन गाजा पे एडिटोरियल में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, और लास्ट जो हमें और एक न्यूज डिस्कस करनी है वो है काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज के रिगार्डिंग. ओके, सो यूरोपियन यूनियन और यूएसए दे हैव स्लैप्ड काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी ऑन 4 इंडियन गुड्स. ओके, तो इसके थ्रू हमें काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज क्या होती है, ओके, एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या होती है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडिया अगर काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज और एंटी डंपिंग ड्यूटीज अगर इंपोज करता है तो कौन उसके डिसीजन लेता है, कौन उसको रिकमेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें आज डिस्कस करने हैं. ओके, चलिए तो फर्स्ट न्यूज के साथ एक्चुअली स्टार्ट करते हैं. और फर्स्ट न्यूज जो था दैट इज रिगार्डिंग दी लोकसभा में होता क्या है कि देयर आर 2 पीपल इन द लोकसभा हु आर सिटिंग इन द गैलरी. मतलब विजिटर्स थे लोकसभा में जो गैलरी में एक्चुअली बैठे थे. ये क्या करते हैं, जंप करते हैं वेयर एमपीज वेर सिटिंग. ओके, एंड व्हेन दे जंप्ड ओवर देयर दे आल्सो ब्लू अप द स्मोक कैनिस्टर्स. उनके पास स्मोक कैनिस्टर्स भी थे और ये स्मोक कैनिस्टर्स को वो ब्लू अप भी उस वक्त करते हैं. ओके, तो इस तरीके से कुछ तो पिक्चर कल क्रिएट हुआ था लोकसभा में एंड दिस ऑफ कोर्स क्रिएटेड अ वेरी बिग पैनिक देयर. ओके, तो इसको कोई एज सच टेरर अटैक या पार्लियामेंट अटैक तो नहीं कहा जा सकता, बट ओवरऑल वी कैन से कि इट्स अ सिक्योरिटी ब्रीच इन द लोकसभा, क्योंकि एक काफी बड़ी न्यूज है कि जहां लोकसभा में विजिटर्स जो होते हैं उनकी गैलरी में जो लोग बैठे हैं उनके पास ऐसे स्मोक कैनिस्टर्स है. ओके, फाइन. so that's a big news because Lok Sabha has a very strong security over there. Okay, right? और इसलिए ये बड़ा न्यूज उस वक्त बना था. तो इसके न्यूज के पीछे का सेंसेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, कि हमारी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके रिगार्डिंग ऑफिसर्स कौन से होते हैं, उसका थोड़ी सी जानकारी हमें होना चाहिए. ओके, तो सबसे पहले तो सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा. एक सेपरेट सिक्योरिटी सर्विस है जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. इसके लिए कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं होता है. ओके, ये बाकी ही जो सर्विसेज के यूनिट्स है ये इसको प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी, बट ये पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस होती है. ओके, इसको हेड करने वाले होते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी. ओके, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी आप कह सकते हो कि सारे इसके फंक्शन जो है कोऑर्डिनेट करना है, डिसीजन लेना, ये यहाँ पे करते हैं. ओके, और फिर ऑफकोर्स उनके पास एक ज्वाइंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वहां पे होता है. तो कौन कौन मदद करता है यहाँ सिक्योरिटी में, दिल्ली पुलिस के यूनिट होते हैं, स्पेशल यूनिट्स, सीआरपीएफ होता है, स्पेशली पार्लियामेंट की आउटर सिक्योरिटी जो सीआरपीएफ करता है वहां पे. अपार्ट फ्रॉम दैट सीआईएसएफ के कुछ जवान वहां हो सकते हैं, फायर सर्विसेज वहां होती है. ओके, और अगर एज ए विजिटर आपको पार्लियामेंट सेशन में एंट्री करनी है और विजिटर्स गैलरी में अगर बैठना है तो किसी भी एमपी का लेटर जो होता है ये कंपलसरी होता है. एक रिकमेंडेशन लेटर जो होता है हर एमपी का, ये कंपलसरी होता है. देन ओनली यू कैन एंटर इनटू द लोकसभा एंड सिट इन द विजिटर्स गैलरी ओवर देयर. ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे याद रखना है. ओके, इफ द सिक्योरिटी ब्रीच अगर होता है तो क्या होगा फिर, दैट इज पनिशेबल अंडर द लॉ. ओके, तो जनरली जब भी ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो दिल्ली पुलिस जो है उनको रिपोर्ट किया जाता है. ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट पार्लियामेंट की भी अपनी इंटरनल इंक्वायरी उसमें होती है. तो ऑफकोर्स अब ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है इसमें पार्लियामेंट की अपनी एक इंटरनल इंक्वायरी होगी. ओके, अब इसी न्यूज की रिगार्डिंग अब ये सारे एस्पेक्ट मैंने आपको बताया कि इसको थोड़ा सा याद रखिएगा. ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी है, ये इसको हेड करते हैं इस ओवरऑल सिक्योरिटी को. इसके अलावा अगर आप पेज 10 देखिएगा द हिंदू का, तो इस पेज 10 पे एक थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज है इस सिक्योरिटी ब्रीच के रिगार्डिंग ही, जहां अपोजिशन जो अक्यूज कर रहा है गवर्नमेंट को. ओके, कि सिक्योरिटी जो ब्रीच हुआ है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेल्योर है. लेकिन उसमें कुछ अपोजिशन एमपीज ने और एक मुद्दा उठाया था, उस वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. व्हाट इज दैट, कमिटी ऑन सिक्योरिटी इन पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स कमिटी. ओके, कमिटी ऑन सिक्योरिटी इन पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स. ओके, ये कमेटी है.
ओके, तो ये क्या है, ये लोकसभा की एक एडहॉक कमेटी, एक्चुअली पार्लियामेंट की एक एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ये ठीक है, ये स्टैंडिंग कमेटी नहीं। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, ये परमानेंट होती है। एडहॉक कमेटी मींस दे आर एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सम सॉर्ट ऑफ पर्पस। ओके, तो जनरली लोकसभा में क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है कि कमिटी ऑन सिक्योरिटी इन पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स ये एस्टैब्लिश की जाती है। ओके, तो 16 लोकसभा में भी ये कमेटी था, लेकिन 17 लोकसभा में ये कमेटी जो है एस्टैब्लिश नहीं किया गया है, ऐसे अपोजिशन एमपीज का कहना है। ओके, तो उनका कहना है कि ऐसी कमेटी है फिर से लोकसभा में एस्टैब्लिश हो, सो दैट जो एलएस मेंबर्स है, आरएस मेंबर्स है, अगर उनको कोई इश्यू होगा सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, तो इश्यू एक्चुअली वो कंसर्न्स वो बता सकते हैं इस कमेटी में। ओके, तो ऐसा उनका कहना है कि ये 17 लोकसभा में एस्टैब्लिश नहीं किया है। इस कमेटी को कौन एस्टैब्लिश करता है, एडहॉक कमेटी को? आपको स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं, दे विल एक्चुअली एस्टैब्लिश दिस पर्टिकुलर एडहॉक कमेटी। ओके, तो उसके रिगार्डिंग देयर इज एडहॉक कमेटी आल्सो, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे अब जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज COP28 कॉल्स फॉर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। ओके, अब क्या है, हमें ऑलरेडी पता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो UNFCCC है जो, ओके, इसका जो मीटिंग चल रहा है COP28, ये कहाँ चल रहा है, दैट इज यूएई में। सो नवंबर 38 से लेके दिसंबर 12 तक दिस मीटिंग वाज एक्चुअली गोइंग ऑन। ओके, और ये मीटिंग के रिगार्डिंग कुछ न्यूज जो है आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सितेंद्र सर ने आपके साथ ये डिस्कस भी किया। ओके, आज हमें जो डिस्कस करना है ये है दुबई कंसेंसस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले याद रखना, ये COP28 जो है इस मीटिंग के कंक्लूजन में, ओके, वन रेजोल्यूशन वाज पास्ड और उसको कहा जाता है दुबई कंसेंसस। ये आपके प्रीलिम्स में काम आ सकता है काफी। मैं हमेशा जब भी कोई चीज पढ़ाता हूं तो वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्रीलिम्स या मेंस के लिए, इसको डिस्कस करता हूं, बिकॉज उसीलिए तो हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना। ओके फाइन, सो यू आर नॉट स्टडिंग द न्यूज़पेपर जस्ट फॉर जनरल नॉलेज हियर, यू आर स्टडिंग इट फॉर क्लियरिंग द एग्जाम। तो उस रिस्पेक्ट में हमें हर न्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है उसको एनालाइज करना ये होता है। जैसे अगर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच होता है, ओके, तो उसके पीछे का सेंसेशन सारी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बैकग्राउंड की जो न्यूज होती है उसमें कि कौन पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। उसके रिगार्डिंग एक कमेटी है दैट वी शुड बी नोइंग ओवर हियर। ओके, इस तरीके से दुबई कंसेंसस क्या है, इट्स अ रिजोल्यूशन दैट वाज पास्ड, दैट वाज अडॉप्टेड एट द एंड ऑफ COP28। कोई भी ऐसे इंटरनेशनल मीटिंग होती है तो उसके एंड में एक रेजोल्यूशन पास होता है, ये है दुबई कंसेंसस दैट वी शुड नो अंडरस्टैंड ओवर। सो अराउंड 28 पेज का ये रेजोल्यूशन है। आपको कितने पेज का इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग। सेकंड अगर देखा जाए तो इसमें क्या बताया गया है, स्पेशली जो इंक्रीज कमिटमेंट्स होनी चाहिए कंट्रीज की इन ऑर्डर टू ट्रांजिशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, कि फॉसिल फ्यूल जो जिससे जो हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, ओके, इसको धीरे धीरे कम किया जाए और ट्रांजिशन हमारा रिन्यूएबल फ्यूल की तरफ जाए, इसके रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में कहा गया है। ओके, तो हमें पता ही है आपको कि द होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू लिमिट द अर्थ टेम्परेचर राइज बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस। तो बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है, इसको हमें कहीं ना कहीं इससे लिमिट करना है कि मैक्सिमम 1.5, आइडियल केस में हो इतना ही, लेकिन या 2% जो है इंक्रीज हो। ओके फाइन, और ये कमिटमेंट भी है पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू। और इसके आगे जो भी COPs एक्चुअली हो रहा है, ये जनरली यही मेन एस्पेक्ट उसमें डिस्कस करते हैं। ओके फाइन, सो दैट इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड। बट एनीवेज, अगर ये टारगेट अचीव करना है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है दैट शुड बी 1.5 डिग्री या 2 डिग्री तक ही एक्चुअली इंक्रीज होना चाहिए, ये टारगेट अगर हमें अचीव करना है, ओके, तो कंट्रीज का टारगेट ये है कि बाय 2050, ओके, नेट जीरो कार्बन इमिशन हमने अचीव करना चाहिए। बाय 2050 व्हाट शुड हैपन, नेट जीरो कार्बन इमिशन शुड बी अचीव्ड। ओके, लेकिन अगर हमें अचीव करना है तो उसमें कुछ फेज वाइज टारगेट भी है। कैसे है कि अगर लेट से बाय 2050 आपको नेट जीरो कार्बन इमिशन अचीव अगर करना है वर्ल्ड को, ओके, तो फिर बाय 2030 हमारा टोटल जो इमिशन है फॉसिल फ्यूल से, ये 43% रिड्यूस होना चाहिए। 43% ऑफ व्हाट, ऑफ 2019 लेवल। ओके, 2019 में जितना हमारा इमिशन हो रहा था एक्चुअली, ओके, ये 43% से रिड्यूस होना चाहिए बाय 2030। फिर आगे जाके 2035 तक ये 60% से रिड्यूस होना चाहिए। देन ओनली विल अचीव दिस पर्टिकुलर टारगेट। ओके, एंड वंस वी अचीव दिस टारगेट, देन ओनली विल बी एबल टू लिमिट द टेम्परेचर
बट ये भी एक्चुअली नहीं हो रहा है, हमारा इमिशन इनफैक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फाइन। और एक्चुअली इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन में क्या है, क्या डिस्कस किया गया है कि पेरिस एग्रीमेंट में जैसे कहा गया था कि डेवलपिंग कंट्रीज की और डेवलप कंट्रीज की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसको हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ओके, तो अब जब ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें फॉसिल फ्यूल से एनर्जी कम प्रोड्यूस करनी है, तो उस केस में क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज की ड्यूटी है, इसकी डेवलप कंट्रीज की, कि डेवलपिंग कंट्रीज को वो कुछ फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है ये प्रोवाइड करें। तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या कहा गया था कि एवरी ईयर डेवलप कंट्रीज शुड रेज $100 billion. Every year $100 billion should be raised by the developed countries between 2000 to 2025. 2020-2025 हर ईयर 100 बिलियन डेवलप कंट्रीज ने रेज करने चाहिए और ये डेवलपिंग कंट्रीज को एज अ फंडिंग देना चाहिए, सो दैट दे कैन अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी, दे कैन अडॉप्ट द क्लाइमेट चेंज रेगुलेशन, ऑल दिस थिंग्स। ओके, हाउएवर ये भी अगर देखा जाए तो कमिटमेंट इधर कंप्लीट नहीं किया है डेवलप कंट्रीज ने, पार्शियली कंप्लीट किया है। इसमें जो फंडिंग हर साल 100 बिलियन होनी चाहिए ये नहीं हो रहा है। सो इसके रिगार्डिंग ऑल्सो अ डीप रिग्रेट, सो कॉल्ड a deep regret we can say that has been kind of notified by this particular resolution। वो भी इसमें मेंशन किया गया कि इस तरीके से ये फंडिंग जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ओके, तो ओवरऑल आपको इसमें ये याद रखना है, बेसिक एस्पेक्ट जो है इसका आपके क्लासेस में काफी बार कवर हो चुका है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती है, ये जैसे 2 साल में होता है ये मीटिंग, ऑल दिस थिंग्स हैव बीन कवर्ड। बस इस बार का ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट याद रखिएगा कि दुबई कंसेंसस जो है ये इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन है COP 28 के अंदर। ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी शुड नो। चलिए, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो है इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग। GS पेपर 2 जो है इंटरनेशनल रिलेशंस उसके रिगार्डिंग है, एंड दैट इज रिगार्डिंग अगेन इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडिया स्टैंड ऑन दैट। ओके, तो रिसेंटली UNGMA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, ओके, इस UNGMA एक रिजोल्यूशन पास हुआ है, रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था। व्हाट वाज दैट रिजोल्यूशन कि जो इजराइल पैलेस्टीन, अब आपको पता है कि सबसे पहले पैलेस्टीन का जो हमास है, ओके, इस हमास ने इजराइल पे अटैक किया था, दैट इज द बैकग्राउंड, एंड मेनी पीपल इन इजराइल डाइड बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो दैट वाज ऑफ कोर्स अनजस्टिफाइड अटैक। ओके, और इजराइल ट्रीटेड एज अ टेररिस्ट अटैक, और फिर इजराइल क्या करता है, गाजा स्ट्रिप जो है पैलेस्टीन पे, उस पे अटैक करता है। ओके, और ये अटैक इजराइल का आज भी चल रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दिस अटैक मेनी पीपल इन गाजा स्ट्रिप एक्चुअली आर डाइंग। ओके, तो गाजा स्ट्रिप में कहीं ना कहीं सीज फायर होना चाहिए। सीज फायर मतलब दोनों पार्टी, हमास भी उस तरफ से और इस तरफ से इजराइल भी, बोथ द पार्टी शुड ट्राई टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर वॉर व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, ट्राई टू स्टॉप यूजिंग आर्म्स। ये कहीं ना कहीं अब वर्ल्ड में सब कंट्रीज कह रही कि ऐसा होना चाहिए। ओके, फाइन। तो उसके रिगार्डिंग देयर वाज अ रिजोल्यूशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, नॉट इन UNSC, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था कि देयर शुड बी अ सीज फायर, ओके, वेयर इन दिस गाजा स्ट्रिप, वेयर बोथ द पार्टीज शुड स्टॉप अटैकिंग सच थिंग। स्पेशली इसमें इजराइल जो है ऑफ कोर्स मोर पावरफुल है, तो दे शुड स्टॉप दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो इस रिजोल्यूशन के फेवर में इंडिया ने वोट किया है, एंड दिस इज अ वेरी बिग न्यूज that India has voted in favor of ceasefire at the Gaza Strip. ओके, तो टोटल अगर आप देखा जाए कि 4/5 मेजोरिटी के साथ इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के फेवर में वोटिंग उस वक्त हुआ था। यूएसए ने हालांकि इस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोटिंग किया है, बाकी भी कुछ कंट्रीज है लाइक ऑस्ट्रिया, दे हैव एक्चुअली अगेंस्ट दिस रिजोल्यूशन दे आर, बट हियर इन दिस केस इंडिया ने क्या है, इस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है। ओके, तो ये जो स्टैंड है इंडिया का, ये थोड़ा अलग स्टैंड है विद रिस्पेक्ट टू अर्लियर रिजोल्यूशन दैट वाज देयर। अर्लियर ऑलरेडी एक रिजोल्यूशन जो है अगर आप देखना तो वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज व्हाट वाज रिगार्डिंग द ट्रूस बिटवीन द इजराइल एंड पैलेस्टीन। इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में जो है एक ट्रूस होना चाहिए। ओके, इसके रिगार्डिंग देयर वाज अ रिजोल्यूशन दैट वाज इंट्रोड्यूस ओवर देयर। ओके, लेकिन इस रिजोल्यूशन में इंडिया ने वोटिंग नहीं किया था, इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ओवर हियर। तो उस वक्त ऐसा माना गया था कि इंडिया कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। Okay, in that case, right? Now here, when India did not actually vote in that particular resolution that time,
ओके तो काफी सारी इंडिया पे क्रिटिसिज्म भी उस वक्त हुआ था, लेकिन हालांकि एक इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी वैसे ही चलाता है जैसे चाहिए। अब इस बार इंडिया ने क्या किया है, इस सीज फायर के फेवर में वोटिंग कर दिया है। ओके तो इंडिया ने अपना स्टांस कहीं ना कहीं क्लियर किया है कि देखो हम हमारा स्टांस जो है हमारे जिस भी तरीके से हमें लगता है उस सिचुएशन की तरफ से लेंगे। पहले हमें लग रहा था कि उस वक्त नहीं, हमने एब्स्टेन करना चाहिए वोटिंग से, तो कहीं ना कहीं इंडिया ने उस वक्त दिखा दिया कि यस, इसराइल का जो अपना एक पावर है, इसराइल की अपनी जो आप कैपेसिटी हो सकती है, इसराइल का अपना राइट है टू डिफेंड इटसेल्फ, वो इसराइल सही कर रहा है इफ दे आर अटैकिंग गाजा स्ट्रिप। वो भी इंडिया ने कहीं ना कहीं मैसेज दिया। अब इंडिया ये मैसेज दे रहा है कि चलो अब आपने अगर इतना सारा अटैक किया है, इसराइल फिर से रिटेलिएट किया है इसराइल ने, तो कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए। ओके यू हैड राइट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, टू डिफेंड योर सेल्फ एज अ कंट्री, और अब आपने इतना अगर इतना सारा अटैक किया है, रिटेलिएट किया है, तो इसको भी कहीं ना कहीं आपने स्टॉप करना चाहिए। ये इंडिया ने कहीं ना कहीं अपना मैसेज यहां पे दिया। ओके सो दैट इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। अब यहां और एक चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी है कि ये जो यूएनजीए रिजोल्यूशन था, इसमें एक आर्टिकल मेंशन किया गया है, आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ प्रीलिम्स के एस्पेक्ट में, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर, ये इसमें मेंशन किया गया है। क्या क्या है आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके आर्टिकल 99 ऑफ द यूएन चार्टर, ये यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं, इनको एक स्पेशल पावर देता है। क्या स्पेशल पावर देता है कि इस आर्टिकल 99 के अंडर यूएन जनरल सेक्रेटरी, ओके फाइन, दे दिस यूएन जनरल सेक्रेटरी कैन एक्चुअली ओके ब्रिंग to the attention of Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security। मतलब अगर यूएन जनरल सिक्योरिटी को लग रहा है कि कोई भी ऐसा मैटर है वर्ल्ड में चल रहा है जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को यहां थ्रेटन कर रहा है, तो ये मैटर एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रख सकते हैं। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। ओके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने मैं कह रहा हूं यूएनजीए के रिगार्डिंग में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये रिजोल्यूशन पास हुआ है रिसेंट जो है, लेकिन उस रिजोल्यूशन में आर्टिकल 99 का जिक्र किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने ये इजराइल पैलेस्टीन का इशू है, ये यूएनएससी को नोटिफाई किया था अंडर आर्टिकल 99। ओके फाइन, तो वो भी उस पर्टिकुलर यूएनजीए की रिजोल्यूशन में मेंशन था। तो आर्टिकल 99 क्या है? ये यूएन जनरल सेक्रेटरी की एक प्रोबेबली एक ही पावर है, ऐसे पॉलिटिकल पावर उनके पास, कि जो अगर उनको लगता है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड में हो रहा है, पीस एंड सिक्योरिटी उससे वर्ल्ड की थ्रेट हो रही है, तो वो यूएनएससी को नोटिफाई कर सकती है। फिर यूएनएससी की इसमें क्या है, मीटिंग हो सकती है और उसके रिगार्डिंग वहां वोटिंग भी हो सकता है। ओके तो ये मीटिंग नहीं हुआ है अभी तक। ओके लेकिन इस आर्टिकल 99 का जिक्र वहां किया गया था, तो उसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। ओके अब यूएनजीए में जो अभी रिजोल्यूशन पास हुआ है, जो हमने डिस्कस किया था, इसका क्या इफेक्ट होगा? एज सच प्रैक्टिकली इसका इतना इफेक्ट नहीं है, बिकॉज यूएनजीए के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने रिजोल्यूशन को एनफोर्स कर पाए कि इसराइल के, अगर लेट से इसराइल नहीं मान रहा यहां से सीज फायर के लिए, तो उसके अगेंस्ट कुछ सैंक्शंस रखे जाए या फोर्स यूज किया जाए, ये यूएनजीए के पास पावर एक्चुअली नहीं है। हाँ लेकिन एक इसका एक मोरल फोर्स होता है, एक ग्लोबल ओपिनियन इससे क्रिएट होता है। ओके ये पावर यूएनएससी के पास हो सकता है। अगर यूएनएससी में ऐसा रेजोल्यूशन पास होता है, तो यूएनएससी हैज अ पावर टू पुट सैंक्शंस ऑन इजराइल आल्सो और एनी कंट्री दैट कॉन्ट्रोवेंस द रेजोल्यूशन। ओके तो वो कब हो सकता है? ये आर्टिकल 99 के अंडर जो ये नोटिफाई किया गया इशू, अगर उसके रिगार्डिंग मीटिंग और वोटिंग अगर हो यूएनएससी में। ओके और ऑफकोर्स वो वोटिंग में भी उसी वक्त तो रेजोल्यूशन पास होगा यूएनएससी में व्हेन ऑल द 5 मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर है, दे विल फेवर इन दैट। ओके तो प्लीज याद रखना इस आर्टिकल 99 को, ये यूएन जनरल सेक्रेटरी की स्पेशल पावर है। ओके टू ब्रिंग टू द अटेंशन of the Security Council any matter which is threatening some sort of maintenance of international peace and security। कौन सा भी मैटर वो उनका डिस्क्रिप्शन यूएन जनरल सेक्रेटरी का। ओके दैट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, दैट इज यूएस स्लैप्स काउंटरव्हीलिंग ड्यूटीज ऑन 4 इंडियन गुड्स। तो रिसेंटली क्या हुआ है, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन, ओके ये दो जो यूरोपियन यूनियन यूएसए ने क्या किया है कि इंडिया के 4 ऐसे गुड्स है जो इंडिया इस कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, ओके उस पे कुछ काउंटरव्हीलिंग ड्यूटी जो है ये इंपोज कर दिया। अब काउंटरव्हीलिंग ड्यूटीज क्या होती है, विल डिस्कस दैट। ओके तो इसको याद रखिएगा पहले कि मतलब बस समझ लेना कि 4 इस पे इसने काउंटरव्हीलिंग ड्यूटीज इंपोज की है। ओके अब काउंटरव्हीलिंग ड्यूटीज मतलब क्या होती है, ये सॉर्ट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज होती है। These are sort of import duties in order to counter the export subsidies given by the exporting country।
अगर कोई कंट्री है जो कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स अ कंट्री, लेट्स से जैसे इंडिया है, इफ इंडिया इज एक्सपोर्टिंग समथिंग टू द यूयू और यूएसए, ओके, और ये जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट, इस पे अगर इंडिया कुछ सब्सिडी दे रहा है, ओके, और उस सब्सिडी की वजह से अगर यूयू को और यूएसए को लग रहा है कि ये सब्सिडी अनजस्टिफाइड है, इससे क्या हो रहा है, इंडियन प्रोडक्ट्स आर बिकमिंग मोर चीपर, ओके, और इस वजह से यूएसए के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हार्म हो सकती है, यूयू के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हार्म हो सकता है। तो उस केस में यूएसए और यूयू क्या करता है, इंपोर्ट ड्यूटीज इंपोज करता है। उसमें एक होती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेसिफिकली इन ऑर्डर टू काउंटर द सब्सिडीज गिवन बाय द अदर कंट्री। अगर इंडिया ने एक्सपोर्ट सब्सिडी दी है किसी इसमें, तो उसको काउंटर करने के लिए स्पेसिफिकली यूएसए और यूयू क्या है, अपने काउंटर ड्यूटी उस गुड्स पे इंपोज कर सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर सकते हैं, ताकि क्या हो, उस गुड्स की प्राइस जो है बढ़ जाए फर्दर, ओके, और वहां का डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसके गुड्स भी फिर वहां के कंट्रीज के लोग जो है खरीद सकते हैं, ओके। तो क्या इंडिया भी ऐसी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज इंपोज कर सकता है क्या, फॉरेन इंपोर्ट्स पे? करता है, किया भी है पहले, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज होती है या फिर बाकी एंटी डंपिंग ड्यूटीज होती है, ओके। अब यहाँ स्पेशली इस केस में यूएसए और यूयू ने इंडियन गुड्स, 4 गुड्स पे क्यों उस वक्त क्यों काउंटर वेलिंग ड्यूटीज इंपोज किया है? बिकॉज ऑफ अ स्कीम दैट इज कॉल्ड एज द स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ओके। तो ये स्कीम क्या है? ये स्कीम इंडिया ने 2021 में लॉन्च किया था, ओके। सो अर्लियर देयर वाज अ स्कीम दैट इज कॉल्ड एज अ मर्चेंटीज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS। इसको रिप्लेस किया गया और इसकी जगह जनवरी 2021 से इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च किया है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो इससे थ्रू इंडिया क्या करता है, कुछ कुछ हमारा जो एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट्स का, कुछ प्रोडक्ट जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, ओके, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को जो टैक्सेस इंडिया में देने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन दैट प्रोड्यूस, जब प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्ट का, तो उस वक्त उनको कुछ टैक्सेस देने होंगे, उसके बाद उनको कुछ उसमें जीएसटी देना पड़ता है, बाकी लोकल लेवल पे उस प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ टैक्सेस हो गए। तो इस टैक्सेस देने के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और फिर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा, ओके। तो फिर इसलिए इंडिया ने ये स्कीम लाया, इसके थ्रू क्या करता है इंडियन गवर्नमेंट, ये जो सारे टैक्सेस वगैरह पहले प्रोडक्ट्स पे किए होते हैं, इसको रिमिट कर देता है इंडियन गवर्नमेंट, ये दे देता है वहां प्रोड्यूसर को फिर से ये टैक्सेस को, जो भी अमाउंट उन्होंने पे किया है, ओके, ताकि क्या हो, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाए और फिर लेस कॉस्ट में इस प्रोडक्ट्स को बाहर हम एक्सपोर्ट कर सके, ओके। प्राइस कम हो गई तो अभी तो कस्टमर उसको खरीदेगा ना, लेकिन इसको यूएसए और यूई जो है एज अ सब्सिडी ट्रीट कर रहा है। दे आर सेइंग कि सी यू आर सॉर्ट ऑफ गिविंग सब्सिडी ओनली ओवर हियर बाय रिमिटिंग द टैक्सेस। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी कम हो जाती है, हमारे यहाँ पे वो प्रोडक्ट आता है, तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का फिर इसमें हार्म हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव इंपोज दिस पर्टिकुलर ड्यूटी। हालांकि इंडियन जो एक्सपोर्ट्स है उनका कहना है कि ये गलत है जो उन्होंने काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंपोज की है, तो दोनों को अपनी अपनी कहीं ना कहीं साइड है, दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर, ओके। तो ये स्कीम भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर स्कीम, ओके, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है ये भी हमने डिस्कस किया, क्या डब्ल्यूटीओ ऐसे काउंटर वेलिंग ड्यूटीज या एंटी डंपिंग ड्यूटीज इंपोज करने की परमिशन देता है क्या? यस देता है, इट इज परमिटेड बाय द डब्ल्यूटीओ, ये भी थोड़ा हमें याद रखना है, ओके फाइन। ये होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जिसको जनरली हम एंटी सब्सिडीज ड्यूटी कहते हैं, ओके। इसी तरीके से और एक होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये भी इंपोर्ट ड्यूटी ही होती है, ओके। यहां ये कब कंट्री इंपोज करती है? whenever dumping of product will happen, okay। फॉर एग्जांपल चाइना अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में डंप कर रहा है मतलब क्या है कि वो काफी चीपर रेट में अपना प्रोडक्ट एक्चुअली इंडिया में बेच रहा है, एट वेरी चीपर रेट, ओके। मतलब चाइना में जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उससे भी चीप रेट में वो इंडिया में बेच देते हैं, ओके, उसको डंपिंग कहा जाता है। तो ऑफकोर्स इससे इंडियन प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है फिर इंडियन कस्टमर नहीं खरीदेगा अगर उसको चीपर प्रोडक्ट में वहां मिल रहा है, तो इंडियन जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको इसमें हार्म पहुंचता है। तो उस केस में इंडिया अपनी एक स्पेशल इंपोर्ट ड्यूटी इस पे इंपोज कर सकता है, उसको एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। उसी तरीके से अगर इंडिया भी ऐसा कोई डंप कर रहा है किसी कंट्री में, अगर वो कंट्री भी ये कर सकती है तो डब्ल्यूटीओ से अलाउड है, ओके। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये याद रखना कि इफ इंडिया हैज टू इंपोज एंटी डंपिंग ड्यूटी, सम सॉर्ट ऑफ एंटी डंपिंग इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स, ओके, तो उसको पहले एग्जामिन किया जाता है प्रॉपरली कि कोई फॉरेन कंट्री जो है ऐसा डंपिंग कर रहा है नहीं, तो उसका एग्जामिनेशन कौन करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलिड ड्यूटीज। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है, हमारी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है इसके अंडर ये बॉडी है, तो ये एग्जामिन करती है कि ऐसा डंपिंग का या बाकी कुछ सब्सिडी का ये हो रहा है, राइट,
ओके और फिर रिकमेंड करता है कि काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी हमने इंपोज करना चाहिए या डंपिंग कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी है इंपोज करनी है या चाहिए नहीं, कितनी करना है, क्या करना है, ये सारा रिकमेंडेशन ही देता है। लेकिन ये बस रिकमेंडरी बॉडी है, ये एग्जामिन करेगा और रिकमेंड करेगा। ओके कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर ये पर्टिकुलर बॉडी। ओके फाइनल डिसीजन कि एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी यहां इंपोज करनी है नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस लेता है। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, रिकमेंडेशंस कैन बी डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और उसके अंडर जो बॉडी है दे कैन डू दिस। ओके दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ओके नाउ नेक्स्ट लास्ट आज का हमें डिस्कस करना है एक एडिटोरियल दैट इज गिवन बाय द शशि थरूर जी ओवर हियर। ओके तो आपको पता है कि शशि थरूर इज एन एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है दैट इज टाइटल गाजा अ न्यू पॉइंटर टू द इंडिया चेंज्ड वर्ल्ड व्यू। ओके तो इस आर्टिकल में बेसिकली ही हैज क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इंडिया का स्टांस विद रिस्पेक्ट टू इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। ओके तो जैसे मैंने कहा ना कि लास्ट जो वोटिंग हुआ था, लास्ट ये रिसेंट वोटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लास्ट जो एक्चुअली वोटिंग हुआ था यहाँ पे अक्टूबर में वोटिंग हुआ था रिगार्डिंग द ट्रूस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, उसमें इंडिया ने एब्स्टेन किया था वोटिंग से। इंडिया डिड नॉट वोट दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके तो इन शॉर्ट ये ऐसा माना गया था कि इंडिया यहाँ इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और पैलेस्टीन को नहीं कर रहा है। ओके फाइन तो इसको, इस स्टैंड को इंडिया के क्रिटिसाइज किया गया इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। बट एनीवेज ये आर्टिकल अब इतना रिलेवेंट नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इंडिया ने कल ही क्या किया है, इंडिया ने एक्चुअली उस सीज फायर के फेवर में अब वोटिंग कर दिया है। बट स्टिल ओके बाकी इतने आर्टिकल आज हिंदू में नहीं थे, लेकिन इस आर्टिकल में शशि थरूर जी की क्या पॉइंट है ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी इस रिलेशंस का यहाँ पे दिया है। ओके तो क्या आर्टिकल है? ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया का जो स्टैंड है इन ऑर्डर टू एब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग इन द यूनाइटेड नेशंस। ओके वो स्टैंड को उन्होंने कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया, बट एनीवेज इंडिया ने अब अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, जहां इंडिया एक्चुअली कहीं ना कहीं उस सीज फायर के फेवर में वोटिंग कर दिया इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। लेकिन एनीवे शशि थरूर जी ने इसमें क्या कहा था? ओके शशि थरूर जी ने बेसिकली इसमें कहा था कि इंडिया जो है व्हेन गॉट इंडिपेंडेंट, इंडिया को जब इंडिपेंडेंट मिला, ओके तो इंडिया ने जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर जो है कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट अपनी जो पॉलिसी है, ओके इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को, नाम जिसको हम कहते हैं, इसको अडॉप्ट किया था। फाइन तो इसको अडॉप्ट क्यों किया इंडिया ने? ऑफकोर्स क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि हम किसी कम्युनिस्ट कंट्री जो है, कम्युनिस्ट ग्रुप है कंट्रीज का, यूएसएस बाय लेड बाय यूएसएसआर, ओके या यूएसए से जो अगर कोई ग्रुप है हमारा लेड, ओके जो कैपिटलिस्ट कंट्री का है, इससे किसी के साथ हम अलाइन नहीं होना चाहते थे। हम हमारा इंडिपेंडेंस है फॉरेन पॉलिसी का, ओके स्ट्रैटेजिक हमारा जो इंडिपेंडेंस है इसको हम उस वक्त मेंटेन करना चाहते थे। ओके तो उसी लाइन पे इंडिया ने कहीं ना कहीं उस वक्त अपनी पोजीशंस भी कहीं ना कहीं ली थी। ओके तो होता क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर अब जो आर्टिकल में दिया गया है वही मैं आपको बता रहा हूं, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या होता है, लीग ऑफ नेशन क्रिएट होता है। ओके और लीग ऑफ नेशन के अंडर, ओके ये जो टेरिटरी है आज का, जहां इजराइल और पैलेस्टीन है, ये जो टेरिटरी है, ओके ये ब्रिटिश मैंडेट बन जाता है। ओके लीग ऑफ नेशन के अंडर मैंडेट सिस्टम क्रिएट किया गया था, और जो फॉर्मर जो भी वर्ल्ड वॉर 1 में जिनकी हार हुई थी उनकी टेरिटरी जो है ये मैंडेट बना गए थे विक्टर्स की। ओके तो उस वक्त ये जो टेरिटरी है ये ओटोमन एम्पायर के अंडर था। ओके फाइन तो ओटोमन एम्पायर के अंडर एक्चुअली ये जो टेरिटरी थी ये उस वक्त ब्रिटिश के अंडर आ जाती है। ओटोमन एम्पायर मतलब टर्की जो है, बस टर्की बचता है उसमें, ओटोमन एम्पायर तो इतना बड़ा एम्पायर नहीं रहता उस वक्त। तो उनकी हार के बाद ये टेरिटरी जो है ब्रिटिश मैंडेट बनाया गया था, पैलेस्टीन का है सारा टेरिटरी। ओके अब 1947 में ब्रिटिश क्या करते हैं, अब ये 1920 में ही हो चुका था। ओके ये ब्रिटिश मैंडेट बन चुका था एक्चुअली। ओके अब 1947-48 में ब्रिटिश क्या डिसीजन लेते हैं कि यहां इस एरिया में दे आर गोइंग टू क्रिएट 2 नेशन, एक इजराइल फॉर जूज और दूसरा पैलेस्टीन। ओके और इसके रिगार्डिंग उस वक्त यूएन में वोटिंग भी होता है। ओके और इस वोटिंग में इंडिया क्या करता है, इस 2 नेशंस को अपोज कर देता है कि 2 नेशन यहां क्रिएट करें, इंडिया अपोज करेगा। इंडिया का क्या स्टैंड होता, इंडिया कहता है कि देखो एक ही टेरिटरी रखो, इसको एक ही नेशन रखो जो एक सेकुलर होना चाहिए, वेयर अरब्स कैन आल्सो लिव एंड जूस कैन आल्सो लिव। और इंडिया ने ऐसा उस वक्त स्टैंड क्यों लिया था, बिकॉज हमारा भी पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जो एक रिलीजियस लाइन पे पार्टीशन हुआ था। ओके तो इसलिए इंडिया ने ऐसा स्टैंड लिया था कि ऐसा डिवीजन नहीं होना चाहिए। ये उस वक्त के स्टैंड के बारे में इसमें बताया गया कि इंडिया का एक्चुअली स्टैंड क्या था। फिर आगे जाके हालांकि फाइनली
एक इजराइल स्टेट वहां क्रिएट होता है, पैलेस्टीन अलग हो जाता है, इजराइल स्टेट वहां क्रिएट होता है, तो फिर उसके बाद इंडिया ने उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है एस्टैब्लिश तो कर दी। रेजोल्यूशन को तो अपोज किया था ऐसा क्रिएशन का कि एक ही होना चाहिए कंप्लीट, लेकिन फिर जब डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है हमने वहां एस्टैब्लिश किए थे, लेकिन ये फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, कॉन्सुलर लेवल पे डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे थे। ओके, बाद में जाके इंडिया ने इसको अपग्रेड किया है एम्बेसडर लेवल पे। ओके, बाद में जाके इंडिया क्या करता है, 1992 में जाके इसको एम्बेसडर लेवल पे क्या है, अपग्रेड करता है। ओके, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा जाए तो इंडिया की इजराइल के साथ जो रिलेशंस है ये कहीं ना कहीं क्लोज होता गया है। ओके, हालांकि पैलेस्टीन को भी इंडिया ने सपोर्ट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे टू स्टेट सॉल्यूशन जो है कि दो अलग अलग कंट्रीज होनी चाहिए वहां क्रिएट होना, इसको बाद में सपोर्ट करता है इंडिया। क्योंकि पैलेस्टीन की क्योंकि इजराइल रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो इंडिया ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए पैलेस्टीन को, ये भी एक्चुअली बाद में सपोर्ट किया इंडिया ने इसको। ओके, फिर पैलेस्टीन की वहां जो अथॉरिटीज है उसको इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। ओके, तो पैलेस्टीन के साथ भी अपने अपने कहीं ना कहीं सपोर्ट इंडिया ने दिया, और इजराइल के साथ भी इंडिया का रिलेशन जो है अच्छा होने लगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, फाइन, तो इश्यू बेस्ड चीजें सपोर्ट हमारा होने लगा। और शशि थरूर जी का कहना है कि लेकिन रिसेंट टाइम में स्पेशली अंडर दिस गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, वी हैव कम फार क्लोज टू द इजराइल ओवर हियर। ओके, क्योंकि हम इजराइल, और ऑफकोर्स इसके कुछ रीजंस भी है, बिकॉज इजराइल हमारे डिफेंस सोर्सेज का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, डिफेंस इक्विपमेंट का, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का, बाकी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। फाइन, और उस कॉन्टेक्स्ट में शशि थरूर जी का कहना है कि चलो आप इजराइल के क्लोज कर ले गए, इट्स फाइन, लेकिन पैलेस्टीन को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए अगर इजराइल इतना अटैक कर रहा है तो। और इसलिए जो लास्ट डिसीजन था इजराइल इंडिया का, दैट इन ऑर्डर दैट इज एब्स्टेनिंग फ्रॉम वोटिंग फॉर द ट्रूस वाज एक्चुअली रॉन्ग। ओके, फाइन, बट एनीवेज इंडिया ने कल ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि इंडिया नाउ वांट्स द सीज फायर ओवर देयर। फाइन, तो ये ओवरऑल यहाँ पे आर्टिकल था। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस पर्टिकुलर क्लास। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये सारे इस पर्टिकुलर क्लास में मैंने आज के न्यूज़पेपर के कवर कर दिए आपके। ओके, फाइन, चलिए, थैंक यू।